करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में आज हम देखेंगे वैलेंस बेस्टोन ब्रिज। तो देखिए बेस्टोन ब्रिज क्या है, ये कहाँ यूज़ होता है? अगर हमें क्या है दो रेजिस्टेंस को आपस में कंपेयर करना है तो इसका यूज़ करते हैं, या किसी अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, किसी भी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है तो वहाँ पे इस डिवाइस को हम यूज़ कर सकते हैं। किसको? बेस्टोन ब्रिज को। तो देखिए, तो बेस्टोन ब्रिज mainly it is used to compare the resistance and it is also used to find out unknown resistance। क्लियर? देखिए जी, वर्किंग कैसे करता है ये? नो डिफ्लेक्शन, ये कह सकते हैं जीरो डिफ्लेक्शन पे ये वर्क करता है। जो इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगी होगी उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी? जीरो। जब रीडिंग जीरो हो जाएगी उस बेसिस पे क्या करता है? वर्क करता है। तो वर्किंग अगर हम देखें, इट वर्क ऑन द मेथड ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। तो जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे क्या करता है? वर्क करता है। सर्किट किस टाइप का सर्किट है इसका? देखिए, इस टाइप का क्या है, इसमें 4 रेजिस्टेंस लगे हैं और 4 रेजिस्टेंस का एक स्क्वायर बन रहा है और इस स्क्वायर के डायगोनल पे एक क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर। जिन दो पॉइंटों के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है उनसे अपोजिट जो दूसरा डायगोनल है उसके उन डायगोनल पॉइंट पे क्या लगी होगी? बैटरी लगी होगी। क्लियर? या कह सकते हैं जिन पॉइंटों पे, जिन एक डायगोनल पे तो क्या लगे होंगे? एक डायगोनल के एंड्स पे तो क्या लगा होगा? बैटरी, और दूसरे डायगोनल के एंड्स पे क्या लगा होगा? गैल्वेनोमीटर। इसमें 4 रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, आर, पी, मतलब पी, क्यू, आर और एस। ये पी और क्यू क्या है? ये दो रेजिस्टेंस हैं जिनका रेशो हमें क्या है? नॉन है, जिनका रेशो हमें पता है। ठीक है, पी अपॉन क्यू का रेशो। एक आर रेजिस्टेंस है, ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस हम घटा बढ़ा सकते हैं। और एक ये एस रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? अननोन है, जो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखिए, पी और क्यू क्या हुए? रेशो आर्म हुई, यानी कि ऐसी आर्म है जिसके रेजिस्टेंस का रेशो हमें मालूम है। आर क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसके रेजिस्टेंस को हम घटा बढ़ा सकते हैं। और एस क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है जिसका हमें रेजिस्टेंस क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और एक बैटरी हो गई जिसका एमएफ है ई, और एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जी। ठीक है, ए और सी दो पॉइंट हैं जिनके बीच में क्या लगा है? बैटरी लगा है। और बी और डी है जिसमें क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर। बात करते हैं बैलेंस बेस्टोन ब्रिज की। ये बेस्टोन ब्रिज बैलेंस कब कहलाएगा? अगर इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है? जीरो है, या कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर की जो निडल है उसका डिफ्लेक्शन अगर क्या है? जीरो, तो इसे क्या बोलेंगे? बैलेंस बेस्टोन ब्रिज। और जब बैलेंस बेस्टोन ब्रिज की कंडीशन कब आएगी? देखिए, इसमें डिफ्लेक्शन जीरो कब होगा? ये बैलेंस बेस्टोन ब्रिज कब कहलाएगा? जब इसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा? जीरो। और इसमें डिफ्लेक्शन जीरो कब होगा? जब इस आर्म में करंट क्या हो? जीरो। अगर कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी तो डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं। और जब इसमें करंट कब फ्लो नहीं करेगी? जब इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल क्या हो? सेम। अगर दो पॉइंट हो जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंट हो तो करंट तो फ्लो करेगी, और कब तक फ्लो करेगी? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, अब ये तो इसमें इस गैल्वेनोमीटर में करंट जब नहीं फ्लो करेगी जब ये दोनों पॉइंट बी और जो डी पॉइंट है इन दोनों का पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए। या कह सकते हैं बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? जीरो हो। तो उस कंडीशन में यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगी तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा? जीरो। तो तब ये क्या कहलाएगा? बैलेंस बेस्टोन ब्रिज। क्लियर होगी बात? चलिए, तो देखिए अगर बात करें तो ये कह रहा है, देखिए जी, तो कह रहा है बैलेंस बेस्टोन ब्रिज। बैलेंस बेस्टोन ब्रिज में क्या होगा? डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर क्या आएगा? जीरो। और डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में जीरो कब हो सकता है? जब जिन दो पॉइंटों के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है उन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल क्या हो? सेम। मतलब पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट और पोटेंशियल ऑफ डी पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम। अगर इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल सेम हो गया तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये कह रहा है अगर बी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? ये कहाँ से आई जरा देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, समझो। देखिए वापस डायग्राम में आइए। मान लीजिए यहाँ से करंट आई, इस बैटरी ने सप्लाई ने किसको करंट रिलीज करी? आई, और इस आई में से दो पार्ट हो गए, I1 इधर और I2 इधर। क्लियर? अब ये कह रहा है कि इस बी और डी, इस जी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो कब होगा? जब बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो? सेम। चलिए मान लीजिए इसका पोटेंशियल क्या है? ए है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस बी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? ये कॉमन पॉइंट है। मान लीजिए इसका पोटेंशियल क्या है? वी। ऐसे मान लो इसका पोटेंशियल कितना है? इसका पोटेंशियल मान लीजिए 50 वोल्ट है। यहां से यहां तक जाने में मान लीजिए कितना वोल्ट खा जाता है? 10 वोल्ट। तो 50 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 40।
ऐसे ही अब इसका पोटेंशियल कितना 50 वोल्ट, तो इस डी पॉइंट का भी अगर इसका पोटेंशियल क्या आना चाहिए, अगर इसका पोटेंशियल 40 आ रहा है तो इसका पोटेंशियल भी 40 आना चाहिए। और इसका पोटेंशियल 40 कब आ रहा है, जब ये कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है 10 वोल्ट। अगर यहाँ 50 था और इसने 10 वोल्ट ड्रॉप कर दिया तो इसका कितना बच गया 40, और इसका 40 है तो इसका भी 40 होना चाहिए। और इसका 40 कब होगा, जब ये रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ड्रॉप करे 10, क्योंकि 50 में से 10 ड्रॉप कर देंगे तो कितना बचेगा 40। इसका मतलब जितना पोटेंशियल ये आर्म खानी चाहिए उतनी पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होनी चाहिए। तो जितनी पोटेंशियल इस आर्म पे ड्रॉप हो रही उतनी पोटेंशियल इस आर्म पे भी क्या होनी चाहिए, ड्रॉप। कहने का मतलब है कि इस पी रजिस्टर का पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए आर रेजिस्टेंस के। मतलब I1 इंटू पी, इसका पोटेंशियल होगा कितना, V इक्वल टू होता है I इंटू आर, और I कितनी I1 और R कितना है P, तो I1 P इक्वल होना चाहिए किसके, I2 R के। सेम कहानी, जब यहाँ पे पोटेंशियल दोनों का सेम और उसके बाद दोनों फिर कॉमन पॉइंट पे आ गए, और कॉमन पॉइंट पे आ गए तो फिर दोनों का पोटेंशियल सेम इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल ये ड्रॉप करना चाहिए उतना पोटेंशियल ये ड्रॉप करना चाहिए, तभी तो दोनों का पोटेंशियल वापस फिर सेम रहेगा। तो इसका मतलब I1Q इक्वल होना चाहिए किसके, I2S के। तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए और इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तभी इन दोनों पॉइंटों का भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम। देखिए जो ये दो पॉइंट कॉमन पॉइंट्स थे, तो इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल सेम होगा अगर जितना पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो उतना पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो। अब उसके बाद ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट बन सकते हैं अगर दोनों के इन दोनों आर्म के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो, सेम हो। तो कहने का मतलब IP इक्वल होना चाहिए किसके, I2R, और I1Q इक्वल होना चाहिए I2S। क्लियर होगी बात, तभी क्या होगा, बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। और जब इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल सेम होगा तो इसमें करंट फ्लो क्या होगी, जीरो होगी। देखिए तो यही कंडीशन अब यहां पे लिख दी। क्या कंडीशन है देखिए जरा, तो देखिए बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम कब होगा, जब I1P ये वाली आर्म हो गई और I2R कौन सी आर्म हो गई, तो इस आर्म का पोटेंशियल होना चाहिए इस आर के, मतलब I1P इक्वल होना चाहिए I2R के। उसके आगे नेक्स्ट आर्म ये क्रॉस करने वाली, तो इसका पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए इसके, तो I1Q इक्वल होना चाहिए I2S के। तो ये कंडीशन, दो कंडीशन ये इस इक्वेशन बन गई। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करिए तो I1 से I1 कैंसिल, क्या आ गया P/Q, और I2 से I2 कैंसिल, तो क्या आ गया R/S। ठीक है, तो ये रेशो क्या होना चाहिए, तो ये कंडीशन आ गई किसकी, बैलेंस बेस्ड ब्रिज की। कोई भी बेस्ड ब्रिज बैलेंस कहलाएगा अगर P/Q इक्वल हो जाए R/S के। P था यहाँ और Q था यहाँ, R था यहाँ और S था यहाँ, तो P/Q इक्वल हो जाए R/S के। या ऐसे कह लो P/R इक्वल हो जाए Q/S के। क्यों, देखो R को यहाँ ले जाऊं तो Q यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर होगी बात, तो या ऐसे कह लो इसको इधर तो दोनों की मल्टीप्लाई, तो P इंटू एस इक्वल होना चाहिए Q इंटू R के। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो समझिए एक बार फिर दोबारा से। तो ये बैलेंस बेस्ड ब्रिज की कंडीशन क्या निकल कर आ गई कि P/Q का रेशो इक्वल हो जाए किसके, R/S के। ये ऐसे कह लो P/R का रेशो इक्वल हो किसके, Q/R के। या कह लो आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, सेम। P इंटू एस इक्वल होना चाहिए किसके, R इंटू Q के। या P/Q इक्वल होना चाहिए R/S के, या P/R इक्वल होना चाहिए Q/S के। तो जोन सी भी तुम्हें अच्छा लगे, रेशो अच्छा लग रहा है तो रेशो सही, और अगर आपको आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन अच्छी लग रही है तो आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन। अगर आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन सेम है तो ये बेस्ड ऑन ब्रिज कैसा कहलाएगा, बैलेंस। या इनका रेशो इक्वल है इनके रेशो के, या इन दोनों का रेशो इक्वल है इन दोनों के रेशो के, तो क्या कहलाएगा, बैलेंस बेस्ड ऑन ब्रिज। मैं ज्यादा पसंद करता हूं आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ज्यादा आसान होती है एज कंपेरिजन टू रेशो के। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर अब आगे बात करें तो देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या पॉइंट कह रहा है इसमें, ये कह रहा है बैलेंस कंडीशन डिपेंड ऑन, जो बैलेंस कंडीशन है वो डिपेंड्स कर रही है किस पे, P पे, Q पे, R पे, S के। ये जो चारों रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू हम चेंज करेंगे, क्योंकि कंडीशन यही तो आई P/Q और R/S, इनमें से किसी की भी अगर वैल्यू चेंज हो गई तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, चेंज। और कंडीशन चेंज हो जाएगी तो बैलेंस बेस्ड ऑन ब्रिज क्या हो जाएगा, अनबैलेंस। तो बेस्ड ऑन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं है, उस वो किस पे डिपेंड करेगा, P/Q/R/S की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ये कह सकते हैं P/Q/R/S की जो वैल्यू है वो बैलेंसिंग ऑफ बेस्ड ऑन ब्रिज को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगी। तो बैलेंसिंग कंडीशन डिपेंड ऑन P/Q/R/S, इट इज नॉट इफेक्टेड व्हेन, ये कब इफेक्टेड नहीं होगा, इज नॉट इफेक्टेड व्हेन EMF ऑफ बैटरी इज चेंज।
ये कह रहा है बैटरी के ईएमएफ को घटाने बढ़ाने से बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमने सेल लगा रखा है इस बैलेंस बिस्टोन ब्रिज पे, इसकी बैटरी की ईएमएफ बढ़ाइए घटाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। हम क्या करें, जिस डायगोनल के पॉइंट पे बैटरी लग रही थी उस पे आप क्या लगा दो, गैल्वेनोमीटर का लगा दो, और जिस पॉइंटों पे गैल्वेनोमीटर लग रहा था उन पॉइंटों पे बैटरी लगा दो। ये कह सकते हैं बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन एक साथ चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां जिस डायगोनल पे क्या लग रहा था गैल्वेनोमीटर, उस पर बैटरी लगा दो, और जिस पे बैटरी लग रही थी उस पर गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो उसके इंटरचेंज करने से भी क्या होगा, बैलेंस बेस्ड ऑन ब्रिज की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा या उसकी कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर वो बैलेंस है तो बैलेंस ही रहेगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस देन टू कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस रिमूव द मिडिल आर्म या मिडिल एलिमेंट। ये कह रहा है अगर बीस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो आप इस बैलेंस बीस्टोन ब्रिज का अगर आप नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप बीच के आर्म को हटा दीजिए, बीच के एलिमेंट को हटा दीजिए, मतलब गैल्वेनोमीटर को हटा दीजिएगा। ठीक है, जो भी बीच में डायगोनल के अलोंग जो भी रेजिस्टेंस लग रहा है उसको आप क्या कर दीजिएगा, रिमूव। क्यों रिमूव करना है, क्योंकि उसके क्रॉस करंट फ्लो करेगी नहीं। जब उसके क्रॉस करंट फ्लो करेगी नहीं तो वो रेजिस्टेंस सर्किट में काम कर ही नहीं रहा, और कर नहीं रहा तो उसे हटा दीजिएगा। दूसरा, इफ पी क्यू आर एस, अगर P, Q और RS अगर ये चारों रेजिस्टेंस आपस में क्या हो, इक्वल हो, देन नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एनी वन ऑफ दीज। अगर चारों ही रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम के हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बैलेंस बीस्टोन ब्रिज का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। क्लियर। अगर ये चारों इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी इन्हीं कोई से एक के 1 के इक्वल आएगा। क्लियर। जैसे यहां देखिए, ये सामने आपको बैलेंस बीस्टोन ब्रिज बनता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। ये देखिए, एक डायगोनल ये हो गया और एक इस वाले डायगोनल पे बैटरी लगी होंगी, तो ये क्या हो गया, आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन, ये भी आर है और ये भी आर है। अगर आपको ऐसे नहीं दिखाई देता तो ऐसे देखिए, इसको मैं पॉइंट ए कह लूं तो ये पॉइंट ए है। क्लियर। चलिए, ये पॉइंट ए है, इसको मैं बी पॉइंट कहूं तो इसको बी कह सकता हूं, इसको बी कह सकता हूं। क्या इसे बी कह सकता हूं? नहीं। क्या इसे ए कह सकता हूं? नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस आ गया। इसे नहीं कह सकते, चलिए तो इसे एक नया नाम दे दो, मान लीजिए पी दे देते हैं, चलिए, और इसको क्या दे दें, क्यू। तो देखिए 4 पॉइंट हो गए, ए पॉइंट हुआ, बी पॉइंट हो गया, और एक क्यू पॉइंट हो गया, और एक क्या हो गया, एक पी पॉइंट हो गया, और एक क्यू पॉइंट हो गया। ये 4 पॉइंट हो गए। ये पहला रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ए और पी के बीच में, तो ए और पी के बीच में लगाइए रेजिस्टेंस। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में, पी और क्यू के बीच में, ये लगा दीजिए क्यू के। ये क्यू और बी के बीच में, ये लग गया जी क्यू और बी के बीच में। अब बचा ये रेजिस्टेंस, ये किसके बीच में, वी और पी के बीच में, तो बी तो है ये और पी है ये। ये देखिए बचा ये वाला, ये ए के बीच में और क्यू के बीच में, तो ए ये रहा और क्यू रहा। अब देखिए, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। अब ये बैलेंस तो है, देखो इन दोनों का रेशो आर अपॉन आर, और यहाँ भी आर अपॉन आर। ये ऐसे कर लो आर अपॉन आर, और ये भी आर अपॉन आर। ये ऐसे कर लो आमने सामने के मल्टीप्लिकेशन आर स्क्वायर, और ये भी आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हटा दो। इसे हटाते क्या हो जाएगा, जैसे ही इसको हटा दिया तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में, और ये दोनों भी किस में आ जाएंगे, सीरीज में, क्योंकि ये तो रहा ही नहीं, खत्म हो गया। और ये सीरीज आर आर का सीरीज कितना हो गया, 2r, आर आर का सीरीज कितना हो गया, 2r, 2r के दो पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2r/2 कितना बचेगा, r बचेगा। अगर वही बात कह रहा है कि अगर चारों रेजिस्टेंस इक्वल हैं और ये बैलेंस बीस्टोन ब्रिज है तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इनमें इनके कोई से एक के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बैलेंस बीस्टोन ब्रिज है। देखिए ये पॉइंट x है, ये y है। x और y आपस में जुड़े नहीं है, अलग अलग हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखिए इस वाली आर्म को उठा के इधर ले जा सकता हूं कि नहीं ले जा सकता हूं। देखिए ऐसे, ये समझिए, ये इतनी पोर्शन तो ये हो गया, देखिए ये पोर्शन तो हो गया किसका, अगर मैं बात करूं इतना पोर्शन तो हो गया ये y वाला, ये हो गया y। ये एक रेजिस्टेंस है R, एक ये रेजिस्टेंस R और एक ये रेजिस्टेंस R। ये जो आर्म थी यहाँ, इसको मैं ऐसे खोल दूं और ये पॉइंट हो गया X। देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस ये है कि है, इस वाले पॉइंट को उठा के इधर ले गया मैं। तो देखिए अब ये बिल्कुल R है, तो सब आमने सामने हो गए, बीस्टोन ब्रिज बन गया। और बिल्कुल आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन सेम है या रेशो सेम है तो बैलेंस है तो इसे हटा दो, तो बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर आएगा, क्योंकि चारों रेजिस्टेंस इक्वल है और इक्वल है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बैलेंस बीस्टोन ब्रिज का उन्हीं के इक्वल आ जाएगा, कितने, आर के। नेक्स्ट देखिए,
अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें इसमें, तो यहाँ देखिए जरा, ये देखिए सबसे पहले तो चेक करिए बैलेंस बीस्टोन ब्रिज है नहीं, है कि नहीं। तो पहले तो रेशो देख लो, 5/10, 5/10 कितना आ गया 1:2। ये 10/20 ये रेशो भी कितना हो गया 1:2। तो यहाँ भी 1:2, यहाँ भी 1:2। ये ऐसे देख लो, ये 5/10 और ये 10/20, तो यहाँ भी रेशो 1/2, यहाँ भी रेशो 1/2। जब ये रेशो सेम है तो इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगी, और इसमें करंट नहीं जाएगी तो इसे हटा दो। या आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन देख लो, इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी है, 20 × 5 कितना हो गया 100, और 10 × 10 कितना हो गया 100। तो मल्टीप्लिकेशन भी सेम आ रही है, तो चाहे तो मल्टीप्लिकेशन पकड़ लो। तो इसका मतलब बैलेंस बीस्टोन ब्रिज है, तो इसे हटा दो। इसे हटाते ही, जैसे ही इसे हटाएंगे तो ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो गए, 10 और 5 और 10 किस में हो गए सीरीज में, कितना हो जाएगा 15। ये इसे हटाते ही दोनों सीरीज में हो गए होंगे कितना 10 और 20। देखिए इस टाइप से बन गया होगा ये। जैसे इसको मैं हटाऊंगा मिडिल एलिमेंट को, तो ये क्या सर्किट बन गया होगा, ये सर्किट रह गया होगा सिर्फ इतना। ये जी, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 5 का, ये 10 का, और ये 10 का, और ये 20 का। क्लियर। तो ये दोनों सीरीज में कितना हो गया 15, ये दोनों सीरीज में कितना हो गया 30। 50 और 30 पैरेलल में, तो क्या करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम। तो 15 × 30 और अपॉन दोनों का सम, 15 + 30 का सम कितना हो जाएगा 45। सोल्व कर लीजिए इसे, कितना आ गया 10 ओम। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो कैसे निकालें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ देखिए, या तो आप ऐसे देख लो, 5/10 कितना रेशो हो गया 1:2। यहाँ 10/20 कितना रेशो हो गया 1:2। और यहाँ 15/30, तो ये भी कितना हो गया 1:2। तो जो रेजिस्टेंस का रेशो 1:2 है, वही रेशो यहाँ है, वही रेशो ये है। तो इसका मतलब यहाँ करंट नहीं जाएगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस का रेशो ये है वही रेजिस्टेंस का रेशो ये है। तो जितनी करंट यहाँ रहेगी वो करंट वापस आगे ट्रांसफर हो जाएगी, इसमें करंट जाएगी नहीं। जब रेजिस्टेंस का रेशो चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब करंट चेंज नहीं होगी। अगर करंट चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब जो करंट इस वायर में से अगर I1 आ रही तो आगे भी I1 जाएगी। यहाँ अगर I2 आ रही तो यहाँ भी I2 जाएगी, इसमें कोई करंट जाएगी नहीं, तो इसे हटा दो। ऐसे ही यहाँ भी ये जो रेशो ये है वही रेशो ये है, तो ये सब हटा दो। तो बस अब ये 3 बचेंगे और ये 3 बचेंगे, दोनों हट गए। तो ये क्या हो गया, ये 5, 10 और 15 किस में हो गया सीरीज में, कितना हो जाएगा 30। ये फिर तीनों सीरीज में कितना 10 + 20 + 30 कितना हो गया 60। तो ये 30 और ये 60, 30 और 60 फिर किस में आ जाएंगे पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे निकलेगा, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम। सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 20 ओम। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है हमारे पास ये एक बीस्टोन ब्रिज है, इसमें 2 रेजिस्टेंस लगे, एक का रेजिस्टेंस है 7 ओम और एक का X, और ये 6 है, ये 2 है और ये 4 है। ये कह रहा है इफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज 0, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर 0 है, तो अगर इसमें डिफ्लेक्शन 0 है तो इसका मतलब ये बैलेंस बीस्टोन ब्रिज होगा। तो कह रहा है फाइंड आउट X। अगर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो तो ये बताना है कि एक पूछा है कि X की वैल्यू बताओ। जब इसमें डिफ्लेक्शन 0 है तो इसका मतलब ये बैलेंस बीस्टोन ब्रिज कैसा है, ये बीस्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस। और बैलेंस है तो क्या करिए, इन दोनों का रेजिस्टेंस का रेशो इक्वल होगा इनके रेशो के इक्वल। ये कितना है 7 + X, क्योंकि सीरीज में है, तो 7 + X / 6 = होना चाहिए 4/2। तो देखो 7 इसका P/Q का रेशो इक्वल होना चाहिए R/S के। तो P तो है कितना 7 + X और Q कितना है 6, तो 7 + X/6 का रेशो इक्वल होना चाहिए 4/2 के। बस सोल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्लियर हो गई। या सीधा ऐसे ही रख दो डायरेक्ट, आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन क्या होनी चाहिए सेम। तो देखिए 7 + X × 2 = होना चाहिए किसके 4 × 6, तो यहाँ से X निकल जाएगा। बस ये सोल्व कर लेंगे, X की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5 ओम। सोल्व तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट बात देखें, ये कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या है, ये क्या हो अनबैलेंस्ड बीस्टोन ब्रिज। अगर बीस्टोन ब्रिज क्या हो जाए अनबैलेंस्ड, तो अनबैलेंस कब कहलाएगा, जब डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में 0 नहीं होगा। अगर अनबैलेंस बीस्टोन ब्रिज है तो डिफ्लेक्शन इन G क्या होगा 0 नहीं होगा। और जब डिफ्लेक्शन 0 नहीं होगा तो इसका मतलब V और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा। यह कह सकते हैं B और D पॉइंट कौन से पॉइंट हैं, जिन पॉइंट के थ्रू कौन लग रही है, गैल्वेनोमीटर लगी हुई है। तो B और D पॉइंटों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, और जब पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो इसका मतलब P/Q और R/S का रेशो सेम नहीं होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए तो आप कैसे पता करेंगे जरा, तो देखिए क्या कह रहा है ये, इफ P/Q, देखिए P यहां था और Q ये था, R यहां था और S ये था, ठीक है। तो ऊपर वाले P और Q और नीचे वाले R/S। तो कह रहा है इफ P/Q
अब देखिए जब अनबैलेंस है तो P अपॉन Q और R अपॉन Q का रेशो क्या है, R अपॉन S का रेशो इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा तो या तो ये वाला रेशो बड़ा होगा या ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, चलिए तो कह रहा है P अपॉन Q का रेशो छोटा है R अपॉन S से, देन B पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, D पॉइंट से। देखिए ऊपर वाला रेशो P अपॉन Q का ऊपर वाला अगर रेजिस्टेंस का रेशो छोटा आ रहा है नीचे वाले से, मतलब जौन सा रेशो छोटा आएगा उसका वोल्टेज क्या आएगा, ज्यादा आएगा। देखिए P अपॉन Q मतलब अपर वाला रेशो क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो अपर वाला पॉइंट था कौन, बी पॉइंट, तो बी पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा। तो ये कह रहा है अगर जिस रेजिस्टेंस का रेशो छोटा होगा उसका वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर P अपॉन Q छोटा है R अपॉन S से तो B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा D से। मतलब करंट जो है, करंट कहां से फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इसका मतलब करंट कहां से फ्लो कर जाएगी, B पॉइंट से D पॉइंट को करंट फ्लो कर जाएगी। ये कह सकते हैं जिस रेजिस्टेंस का रेशो छोटा होगा वहां वोल्टेज ज्यादा होगा, और जहां वोल्टेज ज्यादा होगा वहां से करंट फ्लो कर जाएगी दूसरे की तरफ, जहां लो की तरफ। क्लियर होगी बात। तो करंट फ्लो फ्रॉम B टू D। तो ये बात ध्यान रखनी है, क्या है, रेजिस्टेंस रेशो अगर लो है तो क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा वहां पे, हाई। तो जहां पे रेजिस्टेंस रेशो लो वहां पोटेंशियल क्या हो जाता है, हाई। ये बात ध्यान रखने आप। देखें हमारे पास ये एक ब्रिजस्टोन ब्रिज दिया है और कह रहा है फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है, सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। तो देखिए बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज तो है नहीं, क्योंकि आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन देखो तो कितना आ रहा है, 16, 8 2 जा 16, और ये 3 इंटू 3 कितना आ रहा है, 9। तो आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं है, तो ये बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज तो नहीं है। और जब बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज नहीं है तो डायगोनल के थ्रू जो भी आर्म्स लग रही होगी उसमें करंट जाएगी। ठीक, अब ये बताना है करंट बी से डी को जा रही होगी या डी से ए को, तो इनका रेशो निकालो, इन P अपॉन Q और ये R अपॉन S, मतलब 2 अपॉन 3 और 3 अपॉन 8, इनका रेशो निकालो। अगर ये रेजिस्टेंस का रेशो छोटा आया तो इस B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, और B पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो करंट B से कहां जा रही होगी, D की तरफ। अगर ये रेजिस्टेंस का रेशो बड़ा आया तो इस पे वोल्टेज क्या होगा, कम, तो इस वोल्टेज किसका ज्यादा होगा, D का, तो फिर करंट कहां जा रही होगी, D से B को। तो देख लीजिए, लगाइए जी वैल्यू। अगर 2 अपॉन 3 तो इधर तो क्या है, इधर तो क्या हो गया था, देखिए यहाँ तो B पे तो क्या था 2 अपॉन 3 और D पे क्या रहा है 3 अपॉन 8, निकाली रेशो। तो ये तो देखिए ये तो हो गया जी B पॉइंट का। इधर हम बात करें तो ये तो रेशो किस पे है, B पॉइंट पे, ये रेशो किस पे है, D पॉइंट पे। B पॉइंट पर रेशो था 2 अपॉन 3 और D पॉइंट पर था 3 अपॉन 8। 2 अपॉन 3 को सोल्व करिए कितना आ रहा है, 0.6, और 3 अपॉन 8 को सोल्व करिए 0.3। तो बताइए 0.6 बड़ा है कि 0.8, वो 0.6 बड़ा है कि 0.3, तो 0.6 बड़ा है। इसका मतलब रेशो किसका, रेजिस्टेंस का रेशो ज्यादा आ रहा है, बी पॉइंट का रेशो ज्यादा है, और बी पॉइंट का रेजिस्टेंस रेशो ज्यादा है तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, कम, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, डी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये कह लो जिसका भी रेजिस्टेंस रेशो छोटा आएगा उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा, और जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा करंट वहीं से फ्लो कर जाएगी। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल टू कहां जाती है, लो, तो डी से कहां फ्लो कर गई होगी, बी को। तो क्या हो गया, तो इस केस में जो करंट है फ्रॉम ए टू, वो क्या होगा, डी टू बी। तो करंट कहां फ्लो करेगी, किसमें, 4 ओम के रेजिस्टेंस में, डी से बी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अगर हम बात करें इसकी, यहां देखिए जी, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि हमारे पास एक ये ब्रिजस्टोन ब्रिज है। अब चेक करिए बैलेंस है कि नहीं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ए और बी के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में एक ब्रिजस्टोन ब्रिज बना हुआ है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। चेक करिए बैलेंस है नहीं, तो आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन कर लो। ये आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ गई, 25, 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25, ये 10 इंटू 10 कितना आ गया, 100। तो यहाँ आ रहा है 100, वहाँ आ रहा है 25, तो ये इक्वल नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। ये रेशो से देख लो, 5 अपॉन 10 कितना हो गया, 1:2, और ये 10 अपॉन 5 कितना हो गया, 2:1। तो वहाँ 1:2 है और यहाँ 2:1 है, तो रेशो भी सेम नहीं है। या यहाँ देख लो 1:2 और यहाँ उल्टा हो जाएगा 2:1। तो इसमें रेशो क्या है, सेम नहीं है। और जब रेशो सेम नहीं आ रहा तो ये बैलेंस नहीं है, और बैलेंस नहीं है तो फिर कैसे करें, बैलेंस नहीं है तो फिर तो कोई, देखिए ये दोनों सीरीज में नहीं कह सकते क्योंकि बी से ज्वाइनिंग है। जब बैलेंस नहीं है तो इसको हटा नहीं सकते, और इसको हटा नहीं सकते तो अब सीरीज पैरेलल नहीं दिखाई देगी इसमें। ये दोनों सीरीज में नहीं कहलाएंगे क्योंकि बीच में से एक जंक्शन है। ये दोनों सीरीज नहीं कहलाएंगे क्योंकि बीच में से जंक्शन है। ये दोनों पैरेलल नहीं कहलाएंगे क्योंकि यहाँ बीच में एक जंक्शन है। आ रही बात समझ में? तो फिर क्या करें, तो फिर इसका एक तरीका बताते हैं, ट्रिक, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में सोल्व करना है। सब्जेक्टिव में अगर हम सोल्व करेंगे मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम में तो इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है,
ठीक है, चलिए उससे तो आप बेफिक्र हो जाइए। तो कंपटीशन में आ सकती है, ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, और ऑब्जेक्टिव में तो इसका करने का तरीका है, देखिए आप थोड़ी देर के लिए इसको बैलेंस, ये बैलेंस बेस्ड ब्रिज नहीं है, मगर थोड़ी देर के लिए आप इसको बैलेंस बेस्ड ब्रिज मान लो। अगर इसको बैलेंस बेस्ड ब्रिज मान के अगर सोल्व करें तो ये हट जाएगा, और ये मिडिल वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा, तो ये कितना, दोनों सीरीज में आ जाएंगे, कितना हो जाएगा 15, और ये दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 15, और 15 के दो पैरेलल में हो जाएंगे, 15/2 कितना आ जाएगा 7.5। तो इसे जब बैलेंस ब्रिज मान के जो हमने कैलकुलेशन करी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, वो जो वैल्यू निकल कर आएगी कितनी आ रही है 7.5। तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, जितनी हमने बैलेंस ब्रिज मान के जो वैल्यू निकाली उससे थोड़ी सी कम होगी। तो 7.5 से जो छोटा आंसर होगा, पहला जो छोटा आंसर होगा ऑप्शन में, वही आंसर है। तो 7 हो सकता है। जो 7.5 से छोटे वाले आंसर मान लीजिए 2 हैं, तो वो बताना जो 7.5 के नज़दीक हो मगर छोटा हो इससे, 7.5 से। तो देखिए 7.5 नहीं, इससे छोटा होगा। 5.6 छोटा है मगर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो 8 बड़ा हो गया, तो बस क्या हुआ 7। तो आंसर इसका क्या होगा 7 आंसर होगा। आगे बात समझ में। तो ट्रिक क्या है, यही ट्रिक है, इसमें ध्यान रखना है। टू कैलकुलेट नेट रेजिस्टेंस इन अनबैलेंस बेस्टोन ब्रिज, फर्स्ट रिमूव द मिडिल एलिमेंट। हम क्या करें, ये करें कि अनबैलेंस बेस्टोन ब्रिज का अगर आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका तरीका क्या है, क्या ट्रिक है कि पहले आप क्या करिए, मिडिल एलिमेंट को हटा दो, ठीक। उसके बाद क्या करें, कैलकुलेट आर नेट। मिडिल एलिमेंट को हटाने के बाद फिर क्या करिए, नेट रेजिस्टेंस निकालिए, एंड देन टेक स्लाइटली लेस देन नेट रेजिस्टेंस। जो नेट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा एग्जैक्ट वैल्यू उससे थोड़ी सी छोटी होगी। कैपेसिटर में ये कहानी उल्टी हो जाएगी। कैपेसिटर में भी आप क्या करेंगे, मिडिल कैपेसिटर को हटा दीजिएगा, और उसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी उससे थोड़ी सी अधिक होगी। तो कैपेसिटेंस के केस में थोड़ी सी अधिक कर देनी है और इसमें थोड़ी सी स्लाइटली लेस कर देनी है। तो स्लाइटली लेस, अगर फॉर कैपेसिटर ट्रिक क्या है, स्लाइटली मोर देन द नेट कैपेसिटेंस। जो नेट कैपेसिटेंस निकल के आएगा मिडिल वाले एलिमेंट को हटा के उससे थोड़ा सा अधिक। जैसे यहाँ देखिए आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं है, यहाँ कितनी आ रही 1 × 1 1, और ये 2 × 2 कितना आ रहा 4, तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। मगर थोड़ी देर के लिए इसे बैलेंस मान लो, इसे हटा दो। इसे अगर मैं हटा दूं तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में, और सीरीज में होगा 1 और 2 का सीरीज कितना आ जाएगा 2/3। ये 1 और 2 ये भी सीरीज में, तो कितना आ जाएगा 2/3। 2/3 पैरेलल में तो कितना हो जाएगा 4/3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4/3। तो ये वैल्यू निकल कर आ रही, जब इसको रिमूव कर दें तो एग्जैक्ट वैल्यू इससे थोड़ी सी बड़ी होगी। तो 4/3 तो कितना हो गया 1.33। तो ये थोड़ी सी क्या होगा, इससे थोड़ी सी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी कौन सी वैल्यू होगी 4/3 से, 4/3 की वैल्यू कितनी आएगी 1.33 आएगी। 1.33 से बड़ा कौन सा होगा, 4/3 से तो थोड़ा बड़ा होगा। ये कितना है 3/4, 3/4 तो इससे छोटा हो गया। 2/3 भी क्या हो गया, इससे छोटा हो गया। 3/4, इसमें कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है, ये देख लेना, इससे थोड़ी सी वैल्यू बड़ी होगी। ये अगर हम इसे सोल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही 1.33, तो 1.33 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। ये ऑप्शन में कुछ लिखने में गड़बड़ी कर दी, इससे बस आपको समझ में तो आ गया कैसे करना है, क्लियर। देखिए आप लोग बहुत ही प्रेम से हर एक लेक्चर को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत जल्द ही आप लोगों का सिलेक्शन भी हो जाएगा अगर आप लोग इसी तरह से इस लेक्चरों को देखते रहे तो, ठीक है। और इन सब लोग इतनी मोहब्बत से, इतने प्रेम से लेक्चरों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।